हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं और आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। इससे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स पूर्णांक ये मैं आपको करा चुका हूँ। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं ये भी मैं आपको करा चुका हूँ और अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के गुण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपरिमेय संख्याओं के 2 गुण पढ़े थे और 2 गुण हम आज पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं के 4 गुण कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यदि आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं के गुण 2 गुण हो चुके हैं, तो आज तीसरा गुण देखिए क्या है। एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल, सॉरी यहां पर मुझे भागफल लिखना था, ये गुणनफल लिखा गया यहां पर भी। गुणनफल तथा भागफल अपरिमेय संख्या ही होता है। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए, एक अशून्य परिमेय संख्या। कैसी परिमेय संख्या? अशून्य। अशून्य का मतलब है हमें शून्य नहीं लेना, शून्य को छोड़कर हमें कैसी परिमेय संख्या लेनी है? शून्य वाली नहीं लेनी। अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या का मतलब है शून्य नहीं लेना। ठीक है, 7, 8 कुछ भी आप ऐसी संख्या लो जिसमें शून्य ना आता हो, वही होगी हमारी अशून्य परिमेय संख्या। तो मैंने अशून्य परिमेय संख्या कौन सी ली? 7 ली। और अपरिमेय संख्या ले ली मैंने √2। √2 अपरिमेय है या नहीं है, ये बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दी थी कि अपरिमेय संख्याएं की जो पहचान है वो किस प्रकार की जाती है, कोई भी संख्या परिमेय या अपरिमेय किस प्रकार से होती है, ये हम पहले ही बातें कर चुके हैं। तो क्या कहा गया है इस गुण के अंदर? एक अशून्य परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, उनका गुणनफल यानी कि उनकी गुणा कर दें और उनका भागफल यानी कि उनको भाग कर दें। तो गुणा करने के बाद या भाग करने के बाद जो गुणनफल या भागफल हमें प्राप्त होता है वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ली? एग्जांपल लिया मैंने अशून्य परिमेय संख्या कौन सी ली मैंने? 7। आप चाहे 6, 5, 4, 3 या 8, 9, 10, 11, 12 आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको शून्य नहीं लेना, ये आपको नहीं लेना। यदि हम इसमें शून्य और मिला लें, यदि आप देखिए ध्यान से, यदि यहाँ अशून्य ना होता, केवल ऐसे होता एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो फिर ये गुण सत्य ना हो पाता। क्यों? क्योंकि यदि हम शून्य भी ले लेते और यदि आपको पता है कि यदि आप शून्य की गुणा किसी भी संख्या में करें तो शून्य ही बन जाता है। शून्य, यदि आप किसी संख्या को शून्य से भाग करें तो फिर इसका उत्तर अनंत आता है, ये परिभाषित है। यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा करें तो फिर 0 पे आ जाता है। तो इस बात को देखते हुए यहां कहा गया है कि अशून्य परिमेय संख्या, कैसी संख्या? अशून्य परिमेय संख्या यानी कि शून्य नहीं लेना। तो कैसी परिमेय संख्या ली हमने? अशून्य परिमेय संख्या ली 7 और अपरिमेय संख्या ले ली √2। ठीक, इनकी गुणा की, गुणनफल निकाला हमने। जब मैंने 7 की गुणा √2 में की, आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पर 5 है और मुझे इसकी गुणा x में करनी है, तो कितना आएगा? 5 की गुणा x में करने पर कितना आएगा आप मुझे बताइए? 5x। ठीक है, यदि मैं 5 की गुणा y में करूं तो कितना आएगा? 5y। आप x को हटाइए और यहाँ y ले लीजिए, तो कितना आएगा? 5y। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने ये गुणा की, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये गुणा आपकी होगी। यदि हम 7 की गुणा √2 में कर दें तो गुणा का चिन्ह हट जाएगा, ये दोनों आपस में मिलाकर हम इन दोनों को लिख देंगे 7√2। क्या आपको ये बात क्लियर है? यदि आपको ये बात नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वैसे ये जो गुणा वाला सिस्टम है ये आपने 7th या 8th में जरूर किया होगा, क्योंकि 7th और 8th में इस तरह की गुणा बहुत होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 7√2 आ गया। अब आप मुझे ये बताइए या परिमेय है या अपरिमेय है, इसकी पहचान किस प्रकार करें कि जो 7√2 है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? देखिए, यदि हम √2 की बात करें, √2 कैसा है? अपरिमेय, आप जानते हैं पहले। और √2 का मान देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमने कहा ठीक है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या क्यों है? सवाल ये है। देखिए, √2 अपरिमेय संख्या इसलिए है, यदि हम इसका दशमलव प्रसार देखें तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग अंग्रेजी में कहें तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है, तो ये इसलिए अपरिमेय संख्या है।
यदि आप इसकी गुणा 7 में करते हैं, गुणा हो जाएगी, यहाँ कुछ गुणा करके आ जाएगा भाई। जब आप 7 की गुणा √2 में करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप √2 की वैल्यू रखोगे। इसकी वैल्यू होती है 1.414 कुछ डॉट 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 डॉट। जब आप उसकी गुणा 7 में करोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो एक परिमेय ही होगा। क्यों होगा एक परिमेय? क्योंकि गुणा करने के बाद जो आपको मिलेगा वो एक दशमलव के रूप में मिलेगा, और जो दशमलव प्रसार होगा वो एशांत अनावर्ती होगा, इसलिए 7√2 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको इसकी वैल्यू रखनी है या आप इसकी वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं इसकी वैल्यू रखूंगा √2 की और आपको दिखाऊंगा कि 7√2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भागफल वाला एग्जांपल। 7 को √2 से भाग कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप भाग करें और हर में यानी कि नीचे वाली संख्या में √2 में कोई संख्या आ जाए और वो संख्या ए परिमेय हो, √2 ए परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। अगर यहाँ √4 आ जाता तो उसे आप लिख देते 2, क्योंकि √4 का मतलब है 2, 4 तो √2 से बाहर आ सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सारी √2 वाली संख्या ए परिमेय होंगी, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी संख्याएं जिस पर √2 हो वो ए परिमेय होगी। √2 वाली संख्याएं ए परिमेय वे संख्याएं होती हैं जिनको √2 से बाहर ना निकाला जा सकता हो, जिनका वर्गमूल या घनमूल ना निकाला जा सके, वो संख्याएं होती हैं ए परिमेय संख्याएं। जैसे 2 है, आप मुझे बताइए 2 को √2 से बाहर निकाल लोगे? नहीं। 4 को तो √2 से बाहर निकाल सकते हो, 4 को आप √2 से बाहर निकाल सकते हो, तो इसका मतलब 4 ए परिमेय संख्या नहीं है। 4 को आपने √2 से बाहर निकाला, 2 आया तो बाहर आ गया 4 खत्म हो गया, यानी कि √2 भी खत्म हो गया, तो 2 आया। यदि मैं 2 के ऊपर √2 लगा दूं, अब ए परिमेय बन गया। क्यों? क्योंकि 2 को √2 से बाहर नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है पर दशमलव में आएगा, और जो दशमलव प्रसार आपको मिलेगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब आप 2 को √2 से बाहर निकालोगे तो जो आपको संख्या मिलेगी वो एक एशांत अनावर्ती होगी। तो जब वो एशांत अनावर्ती होगी तो फिर हम कह देंगे कि √2 ए परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ ये था कि यदि नीचे ए परिमेय संख्या आ जाए तो आपको हमेशा भाग करते समय ये बात ध्यान रखनी है, यदि नीचे ए परिमेय संख्या आ रही है और वो √2 में है तो हमेशा आपको उसको खत्म करना है। यदि आप उसको खत्म नहीं करते हो, डायरेक्टली भाग करते हो, तो भाग नहीं होगी, जो आपकी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। इस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, √2 था उसको एज इट इज लिखा। ठीक, मैंने इसकी गुणा कर दी √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा और 1 आएगा। जब आप इसकी गुणा 1 में करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि किसी की भी गुणा 1 में करो तो वही संख्या आ जाती है। ठीक, तो देखो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, √2 से √2 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो आगे मैंने क्या किया, ऊपर वाले की ऊपर वाले में गुणा की, नीचे वाले की नीचे वाले में गुणा की। क्योंकि ऊपर वाले की ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले की नीचे वाले में, क्यों? क्योंकि मुझे ये संख्या हटानी है, ये √2 हटाना है, इसको ए परिमेय से परिमेय बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया 7√2 की। देखिए जैसे कि यहाँ आपने 7 की और √2 की गुणा की थी तो 7√2 आया, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार 7 की गुणा √2 में करने पर 7√2 आ जाएगा। जब आप √2 की गुणा √2 में करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हैं, चाहे आप ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए, बिल्कुल बराबर है। हमने यहाँ क्या किया, 7 को हम भाग कर रहे हैं √2 से। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम एक ए शून्य परिमेय संख्या को, मैंने क्या कहा, ए शून्य परिमेय संख्या को ए परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो हमने भाग दिया। हमने इसको इस कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब जब आप भाग करोगे तो आपको ए परिमेय संख्या मिलेगी निश्चित रूप से। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ ए परिमेय संख्या क्या मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन करके, मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा गुण कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं फोर्थ गुण पर। क्या कहा गया है फोर्थ गुण के अंदर? देखिए इस गुण के अंदर आपको एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ गुणा और भाग की बात की गई है, जोड़ के और घटाए की बात नहीं की गई है। जोड़ने में और घटाने में भी यही रूल फॉलो होगा, एक ए शून्य परिमेय संख्या लें और एक ए परिमेय संख्या लें, यदि इनको जोड़ दें या घटा दें तो जोड़ दें या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी ए परिमेय संख्या ही होती है, जिस प्रकार से गुणा में और भाग में आपको ए परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ गुण पर। दो ए परिमेय संख्याओं का योग, योग का मतलब है जोड़ना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए परिमेय संख्याओं पर फोकस किया गया है इस गुण के अंदर। दो ए परिमेय संख्याओं का योग, योग का मतलब है जोड़ना। उसके बाद कहा गया है अंतर, अंतर का मतलब है घटाना। उसके बाद कहा गया है गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तथा का मतलब और, भागफल का मतलब भाग करना। देखिए कहा क्या गया है, दो ए परिमेय संख्याओं का योग यानी कि जोड़, अंतर में यानी कि घटाना, गुणा में गुणा करना, गुणनफल में गुणा करना और भागफल में भाग करना। ठीक है, ए परिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है। इस गुण के अंदर आपको कहा गया है दो ए परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें
तो गुणा करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर या भाग करने पर, कुछ भी करने पर आपको परिमेय संख्या या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। कुछ मतलब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर निश्चित है अपरिमेय ही मिलेगा। इस वाले गुण में निश्चित है। कब है निश्चित बात? जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, पर परिमेय संख्या कौन सी हो? शून्य ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या कहा, फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया, मैंने दो अपरिमेय संख्याएं ली। आपकी इच्छा है आप कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं ले सकते हैं। जो मैंने ली आप जरूर नहीं बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं ले लीजिए। मैंने कौन कौन सी ली? √3, √2। आप चाहे तो √3 और √5 ले सकते हैं, आप चाहे तो √5, √7 ले सकते हैं, आप चाहे तो √11, √13 ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो √3 और √2 में दो अपरिमेय संख्याएं ली, मैंने दोनों को जोड़ दिया। हम पहले जोड़ के देख रहे हैं, हम योग वाली बात कर रहे हैं। पहले योग, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें एक संख्या प्राप्त होगी। जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक साथ अनावर्ती होगा, इसलिए जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर भी वही बात है, यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा या परिमेय, या वो संख्या कौन सी होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने दोनों को घटाया, किन दोनों को? मैंने इस बार इस गुण के अंदर आपने एक बात नोट की होगी, यह नहीं कहा गया कि आपको अपरिमेय संख्याएं सेम नहीं लेनी। आप चाहे तो सेम परिमेय संख्याएं भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि √3, √2 ये तो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, आप चाहे तो √3 भी ले सकते हैं। आप दो अपरिमेय, हमें देखिए इस गुण के अंदर हमें दो अपरिमेय संख्याएं लेनी है। आप चाहे तो दोनों सेम ले लो, √3, √3, √5, √7, √11, दो अपरिमेय संख्या सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग भी ली और सेम भी ली। अब देखिए यहाँ मैंने सेम ली, मैंने क्या किया, √3 में यानी कि इस अपरिमेय संख्या में ये वाली अपरिमेय संख्या जोड़ दी। मैंने क्या किया, √3 में क्या जोड़ा? -√3 जोड़ दिया, क्योंकि हम जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, √3 में क्या जोड़ दिया? -√3 जोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने एक टेबल पढ़ी होगी ये वाली, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, प्लस माइनस माइनस वाला। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 तो एज इट इज रहा, ये वाला देखिए, ये वाला √3 ये रहा, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला √3 ये रहा। अब √3 से √3 खत्म हो गया, यानी कि √3 में से √3 घटाओ तो 0 बचेगी। 0 परिमेय है या अपरिमेय है? आप जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये बात सिद्ध हो गई, जोड़ने पर, किनको जोड़ने पर? दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यहाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब घटाने वाली बात देखिए, √3 में से √2 को घटाओगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी निश्चित रूप से। यहाँ पर भी वही बात है, यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी तो कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने क्या किया, √2 में से √2 घटाया तो फिर मुझे 0 मिला, तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद गुणा वाली बात ले लीजिए, √3 की गुणा √2 में करो तो क्या आएगा? बस गुणा का चिन्ह हट जाएगा, दोनों को मिलाकर लिख देंगे √3 डॉट √2। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि मैं √3 की गुणा √3 में करूं, दो अपरिमेय संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूं, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। आप जानते हैं यदि दो सेम संख्याओं की गुणा की जाए जिन पर अंडर रूट हो तो अंडर रूट हट जाता है। तो हट गया अंडर रूट, तो कितना है? 3, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। यहां तक की सब बातें क्लियर है। अब 3 परिमेय संख्या क्यों है, ये बात जानने के लिए आपको देखना चाहिए इससे पहले वाला लेक्चर, मैंने उसमें आपको बताया था सब कुछ। ठीक है, अब भाग की बात कर लेते हैं। √3 को √2 से जब हम भाग देंगे तो देखिए भाग करने में कोई प्रॉब्लम है कि नीचे जो है वो अपरिमेय संख्या आ रही है, इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, √3 √2 अपॉन में √2 है तो इसको सेम लिखा, मैंने गुणा कर दी। देखिए गुणा करने किससे होती है? हमें नीचे वाली संख्या से। मैंने गुणा कर दी √2 और गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखिए √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ 1 आएगा। भाई देखो इसको ध्यान से समझो आप, ये √3 बटे √2 है। मैंने क्या किया, इसकी गुणा कर दी √2 बटे √2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है, तो इससे कट गया तो यहाँ 1 आया। और जब आप 1 की गुणा इसमें करोगे, भाई √3 बटे √2 की गुणा 1 में करो तो क्या आएगा? √3 बटे √2 ही वापस से आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो। यहां तक की बात क्लियर है। आगे चलो, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले में। तो कर दो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले में। जब आप √3 की गुणा √2 में करोगे तो गुणा का चिन्ह हट जाएगा, √3 डॉट √2, चाहे तो डॉट लगा लो या ना लगाओ कोई बात नहीं।
अब अंडर रूट 2 की गुणा जब अंडर रूट 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जब इसको भाग करोगे तो आपको निश्चित रूप से परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आगे चलो। अब दो, देखिए हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं दो अपरिमेय संख्याओं को। मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ परिमेय संख्या आई कैसे, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से भाग कर लो तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, एक आएगा, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चौथा गुण भी सिद्ध हो गया, तीसरा गुण भी सिद्ध हो गया। मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के सारे गुण करा दिए, कंप्लीट गुण करा दिए। अपरिमेय संख्याओं में अब कुछ नहीं बचा आपको बताने के लिए। यदि आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है अपरिमेय या परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड, पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड, पूर्णांकों से रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल का मतलब जो वास्तव में हो, रियलिटी में हो, उनको कहा जाता है वास्तविक नंबर। ठीक है, और कोई भी नंबर यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वास्तविक ना हो। मेरी बात ध्यान से समझिए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वास्तविक ना हो, प्रत्येक संख्या वास्तविक होती है। कोई भी संख्या आप मुझे बताइए, मान लीजिए 5 है, 4 है, 3, कुछ भी आप बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए, क्या वो काल्पनिक है? हम उसकी कल्पना थोड़ी कर रहे हैं कि वो हो सकती है। हम ये नहीं बोलते कि 5 हो सकता है, हम बोलते हैं कि 5 है, और जो है वही है वास्तविक। उसे तो वास्तविक बोलते हैं जो होता है, रियल में हो, जिसकी रियलिटी हमें पता हो कि वो हाँ है, उसे ही कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं, देखिए जितनी भी संख्याएं सारी की सारी वास्तविक हैं। बस आसान भाषा में यूं समझिए, वास्तविक संख्याओं को आसान भाषा में यूं समझिए कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, और जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। देखिए इसकी परिभाषा ये है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। यानी कि वो संग्रह जिसके अंदर परिमेय संख्याएं हो और अपरिमेय संख्याएं हो, वो कहलाता है वास्तविक संख्याओं का संग्रह। और वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और यहां से उठाया है कैपिटल आर। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, 1 2 3 4। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। 1 2 3 4। एक बात बताओ, क्या प्राकृतिक संख्याओं के अंदर माइनस वाली संख्याएं हैं? क्या प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो है? क्या प्राकृतिक संख्याओं के अंदर दशमलव वाली संख्याएं हैं? नहीं, तो इसके अंदर जीरो भी नहीं है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि जीरो को कहां लेके जाएं। प्राकृतिक संख्याओं में तो जीरो को शामिल नहीं किया गया, तो एक नया संग्रह बनाया गया और जीरो को उसमें ऐड कर दिया गया। जीरो को तो ऐड कर ही दिया और प्राकृतिक संख्याओं को भी ऐड कर दिया, तो वो बन गया पूर्ण संख्याओं का संग्रह। 0 1 2 3 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां ध्यान से देखिए, यदि मैं कहूं पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं उसके अंदर ऑलरेडी शामिल हैं। देख सकते हैं आप, ऑलरेडी प्राकृतिक संख्याएं तो उसमें शामिल है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा क्या हुआ कि हमें इसे पूर्ण संख्या कहना पड़ा। एक्स्ट्रा इसके अंदर ये जुड़ा, हमें इसके अंदर जीरो और मिल गया, तो इसलिए एक ये नया संग्रह बन गया, और इस नए संग्रह को कहा पूर्ण संख्याओं का संग्रह। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक संख्या का नाम एक से अधिक हो सकते हैं। मैं कहूं एक प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी है। जीरो केवल और केवल पूर्ण संख्या है, यहां प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद हमारे पास अभी संख्या खत्म नहीं हुई थी, हमारे पास कुछ संख्याएं और बच रही थी जिनका नाम हमें समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया और प्लस अनंत तक ले गए। चलो भाई, इनका नाम हमने तय कर दिया प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक संख्या और थी 0। हमने कहा 1 से पहले भी तो कुछ है, 1 से पहले 0 था, तो हमारे पास एक नया संग्रह बना, उसको कहा हमने पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक कुछ संख्याएं और बच रही थी जिनका नामकरण होना जरूरी था, हमें उनका नाम नहीं पता था। 0 से पहले वाली संख्याएं, 0 से पहले कौन कौन सी संख्या है, माइनस वाली संख्या, -1 -2। ठीक, तो हमने -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसमें ये संख्याएं जोड़ दी, तो एक नया संग्रह बन गया पूर्णांकों का संग्रह। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं कहूं पूर्णांकों का संग्रह, तो उसके अंदर पूर्णांकों के संग्रह के अंदर प्राकृतिक संख्याएं ऑलरेडी शामिल होंगी, पूर्ण संख्याएं भी ऑलरेडी शामिल होंगी। देखिए जो जो हम नई संख्याओं का संग्रह पढ़ते हैं, उसके अंदर पुराने वाले संग्रह शामिल होते चले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए बिल्कुल। यदि मैं पूर्णांकों के संग्रह की बात करूं, तो पूर्ण संख्याएं तो शामिल है, देखो ये रही पूर्ण संख्या है। मैं कहूं प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल है, बिल्कुल ये रही प्राकृतिक संख्याएं। तो फिर नया क्या है इसके अंदर, नया क्या है, पूर्णांकों के अंदर माइनस वाली संख्याएं नई ऐड हुई है इसके अंदर। ठीक, चलो यहां तक पूर्णांकों तक बात हो गई।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि संख्या तो खत्म हो गई, सारी माइनस वाली ले ली, सारी प्लस वाली ले ली, जीरो भी ले ली, अब भी है संख्याएं, बिल्कुल अभी भी संख्याएं बची हुई हैं जिनका नाम हमें नहीं पता। कौन कौन सी संख्याएं? इनके बीच की संख्याएं, जैसे 1 और 2 के बीच में कौन है? 1.2, 2 सॉरी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 के बाद आया 2, 1 के बाद 1.1 आता है, यानी कि 1 के बाद 1.1, और फिर इसी तरह से 1.9 तक जाओ, उसके बाद आपको 2 मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो अब मैंने फिर से, अब हमारे पास कुछ नई संख्याएं आई, वो मैंने इसमें ऐड की। देखिए 0 के बाद हम 1 पर गए, 1 के बाद हमें जाना था 2 पर, लेकिन 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। 1 के और 2 के बीच में अपरिमित संख्याएं हैं। अपरिमित का मतलब आप गिन नहीं सकते इतनी संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। मैंने एक छोटी संख्या ले ली 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, डेढ़। भाई इसको आप डेढ़ तो बोलते हो, 1 और आधा डेढ़। डेढ़ किसके बीच में होता है? 1 और 2 के बीच में। क्यों है 1 और 2 के बीच में? डेढ़ का मतलब है 1 में आधा जुड़ गया, तो 1 में जुड़ गया और 2 तो पूरा हुआ नहीं, यानी कि 1 और 2 के बीच में है, तो इसलिए मैंने 3/2 1 और 2 के बीच में लिख दिया। आपको 1 का नाम तो पता है प्राकृतिक संख्या, 2 का नाम भी पता प्राकृतिक संख्या, चलो इसका नाम पूर्ण संख्या भी है, इसका नाम भी पूर्ण संख्या है, इसे पूर्णांक भी कह दोगे, चलो कह देंगे पूर्णांक। क्वेश्चन ये है कि 3/2 को क्या कहोगे? क्वेश्चन तो ये है। ठीक उसी प्रकार 5/2 को क्या कहोगे? ठीक उसी प्रकार -5/2 को क्या कहोगे? -3/2 को क्या कहोगे? आपको -3, -2, -1 का तो नाम पता, क्या? पूर्णांक। -3, -2, -1, इनको प्राकृतिक संख्या तो नहीं कह सकते, ना ही पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक तो कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि नामकरण तो हो गया। -3 यानी कि जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो सबकी सब पूर्णांक होती हैं, तो माइनस वाली संख्याओं का नामकरण तो हो गया, लेकिन माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं हो, उनके बीच में भी तो कुछ संख्याएं हैं, जो उनके बीच में संख्याएं हैं उनका नाम क्या होगा? क्वेश्चन हमारे सामने ये था। तो इनके बीच में दशमलव वाली संख्याएं थी। दशमलव का मतलब है भिन्न वाली संख्याएं। 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हो। देखो कैसे, 1.5 है, इसका दशमलव हटाओ, 1 हटा, नीचे 1 लगाया, मैंने यहाँ पर 0 लगा दी, क्या बन गया? 15/10, 15/10 बन गया। इसको 5 से भाग कर लो, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो कितना है? 3/2। ये पहले आप जानते हैं, ठीक है। तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास या तो मैं कहूं कि दशमलव वाली संख्याओं का नाम नहीं पता था, या मैं कहूं भिन्न वाली संख्या का नाम नहीं पता था, एक बात है दोनों, क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं से ही बनती है भिन्न वाली संख्याएं, या यूं कहो कि भिन्न वाली संख्याओं से ही बनती है दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है। तो हमारे पास इन संख्याओं का नाम हमें नहीं पता था, जो बटे में संख्याएं आ रही हैं या दशमलव में जो संख्याएं आती हैं, तो हमें उनका एक नया नाम देना पड़ा, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी थी कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जब मैं आपको परिमेय संख्याएं पढ़ा रहा था तो मैं ये बताना भूल गया था कि इनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था ये टोटल का टोटल परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। जब मैंने आपसे ये कहा कि परिमेय संख्याओं का संग्रह है, तो इसका मतलब पूर्णांक इसमें ऑलरेडी शामिल है, इसमें ऑलरेडी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होंगी, इसमें ऑलरेडी पूर्ण संख्याएं भी शामिल होंगी। देख लो ये परिमेय संख्याओं का संग्रह है सारा का सारा, तो इसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, ये 1 2 3, पूर्ण संख्या भी शामिल है 0 1 2 3, पूर्णांक भी शामिल है -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार ये जो संख्याएं हैं सारी की सारी जो संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, या तो शांत है या अशांत आवर्ती है। कैसा है दशमलव प्रसार? या तो शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। आप मुझे बताइए, आप कोई आपके माइंड में ऐसी संख्या है जो बच रही है जिसका नामकरण नहीं हुआ? बच रही है। एक संख्या और बच रही है जिसका दशमलव प्रसार देखो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। मैंने आपको एक प्रकार की संख्या और पढ़ाई थी, परिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो इनका नामकरण नहीं हुआ था अभी। जब इनका नामकरण नहीं हुआ था तो कुछ मैथमेटिशियन ने कहा कि इस प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें क्या कहोगे? तो हमने उन्हें कहा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, चलो मान लो मैं बहुत सारी संख्याएं लिख दूं जिनका दशमलव प्रसार ऐसा हो अशांत अनावर्ती, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं अपरिमेय यानी कि जो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वे अपरिमेय संख्याएं होंगी। मैंने अपरिमेय संख्याओं का मान लो संग्रह लिख दिया यहाँ,
जब मैं परिमेय संख्याओं का संग्रह लिख दूंगा तो आप अपने माइंड में ये मत सोचना कि उसके अंदर ऑलरेडी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हैं, उसके अंदर ऑलरेडी पूर्ण संख्याएं भी शामिल हैं, उसके अंदर ऑलरेडी पूर्णांक भी शामिल हैं, उसके अंदर ऑलरेडी परिमेय संख्या भी शामिल है। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। ऐसा सिर्फ परिमेय संख्याओं तक लागू होता है कि यदि मैं बात कर रहा हूं पूर्णांक की तो ऊपर वाली दोनों संख्याएं उसके अंदर शामिल होंगी। यदि मैं संख्या की बात करूं डब्ल्यू वाली की यानी कि पूर्ण संख्याओं की, तो इसके अंदर ऊपर वाली संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी शामिल है। यदि मैं बात करूं पूर्णांकों की तो इसके अंदर ये दोनों संख्याएं ऑलरेडी शामिल हैं। यदि मैं तीसरी संख्या की बात करूं पूर्णांकों की सॉरी परिमेय संख्या की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर ये तीनों संख्याएं ऑलरेडी शामिल हैं। और यदि मैं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह की बात करूं तो उसमें केवल और केवल वही संख्याएं मिलेंगी आपको जिनका दशमलव प्रसार ऐसा होगा, ऐसा अनावर्ती होगा। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह में कोई अन्य संख्या शामिल नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। अपरिमेय जो संख्याओं का जो संग्रह होता है उसमें केवल और केवल अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। अपने टॉपिक पर आइए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन है? परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं। देखो ये रहा एक तो ये रहा अपरिमेय संख्या का उदाहरण और एक ये रहा अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ठीक है, मैंने आपसे कहा इसके अंदर परिमेय संख्याएं भी शामिल हैं और अपरिमेय भी। चलो पहले परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। जब मैंने इसमें कहा अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं, मैंने इसमें कहा अपरिमेय संख्याएं शामिल है, मैंने ये भी कहा कि इसके अंदर परिमेय संख्या भी शामिल है। जब मैंने इसमें यह कहा कि इसके अंदर परिमेय संख्याएं शामिल हैं तो इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या शामिल होने का मतलब क्या है? पूर्णांक ऑलरेडी शामिल है, पूर्ण संख्याएं ऑलरेडी शामिल है, प्राकृतिक संख्याएं ऑलरेडी शामिल है और साथ में एक नई संख्या और आ गई है परिमेय संख्या। तो आप मुझे बताओ कोई संख्या आपके माइंड में ऐसी बच रही, कोई भी संख्या ऐसी बच रही जो इसके अंदर ना ही हो? इस संग्रह के अंदर सारी की सारी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं कोई भी संख्या बची नहीं है जो इस संग्रह के अंदर ना आई हो। अब हम पहुंच गए कहां तक? वास्तविक संख्याओं तक। जब आप वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप कंप्लीट संख्याएं पढ़ चुके, कोई संख्या ऐसी नहीं बची जिसका नामकरण ना हुआ हो। यदि आपके माइंड में कोई ऐसी संख्या है जिसका नामकरण नहीं हुआ, वैसे तो हो गया, यदि आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि इस संख्या का नामकरण होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, माइनस, प्लस, दशमलव, भिन्न, किसी भी प्रकार की हो, तो कमेंट में मुझे बताना, मैं उसका नाम इनमें से ही बताऊंगा आपको। देखो मैंने -5 लिया तो पूर्णांक है, ये लिया तो अपरिमेय है। क्यों है अपरिमेय? इसका दशमलव प्रसार देखो डॉट 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 आ रहा तो ऐसा है, आवर्ती नहीं है। 9 के बाद 00। चलो मान लो आप सोच रहे होंगे कि 90 की आवर्ती हो रही, 9 के 90 की, ये रहा 90, ये रहा 90, उसके बाद 0 आ रहा, उसके बाद 90 नहीं आया। 90 की आवृत्ति तब मान ली जाती जब बार बार 90 आता, 90 90, यहाँ 0 ना होता फिर 90 आता, तो यहाँ पर अनावर्ती है तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। फिर ये पूर्णांक है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखो सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं को छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है, ये पूर्णांक भी है। ठीक है, एक संख्या के नाम एक से अधिक हो सकते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, ये पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, केवल और केवल परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं की शर्त क्या है? कि परिमेय संख्या हो उसके अंदर और अपरिमेय भी हो। तो ये परिमेय संख्या तो ये है, इसका नाम क्या है? परिमेय संख्या तो है इसका नाम, भले ही ये पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय तो है, शर्त तो परिभाषा की पूरी हो रही है। उसके बाद देखो ये पूर्णांक तो है पर परिमेय संख्या भी है, ये पूर्णांक नहीं है, नए पूर्णांक नहीं है, ना ये प्राकृतिक है ना पूर्ण है, ये केवल और केवल परिमेय संख्या है। तो बस हमें परिमेय और अपरिमेय को देखना है। ये पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, ये बताओ इसका नाम कितने हैं? ये परिमेय भी है, ये पूर्णांक भी है, ये पूर्ण भी है पर प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद चलो ये प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है, उसके बाद ये केवल और केवल परिमेय संख्या है, न ये पूर्णांक है और ना ये प्राकृतिक है, ना ये पूर्णांक है, ना ये ना तो प्राकृतिक है ना पूर्णांक है और ना ही पूर्ण संख्या है, ये केवल और केवल परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वाला एग्जांपल, ये भी केवल परिमेय संख्या है। तो इस संग्रह के अंदर हमने किनको शामिल किया? परिमेय संख्याओं को शामिल किया और अपरिमेय संख्याओं को शामिल किया। ठीक है, तो इस प्रकार का संग्रह बन जाता है वास्तविक संख्याओं का संग्रह। क्या आप वास्तविक संख्या आप समझ चुके हैं? यदि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 3 था। अगली वीडियो जो हमारी अपलोड होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यदि आपको इसके अंदर कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ।